हेलो फ्रेंड, सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी और आरआरबी के लिए बायो के टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों ये वीडियो एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 जो चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जिनका भी एग्जाम अभी बचा हो देने को, वो लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। उनको उनके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे इस वीडियो से। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कुछ कोशिकांग, उनके खोजकर्ता और कार्य। इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों जैसे आपका अंतःपर्दवीय जालिका है, इसकी खोज पोर्टर ने की थी। इसका काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण एवं लिपिड ग्लाइकोजन तथा स्टेरॉयड संश्लेषण में। दोस्तों अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो खोजकर्ता से कम कार्य पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो आप अभी के लिए कार्य पे ज्यादा फोकस करना कि किस कोशिकांग का क्या कार्य है। आपका गोल्जी का गोल्जी की खोज जो की थी वो आपके कैमलिक गोल्जी ने की थी। इसका कार्य क्या है? सुक्रोज के एक्रोसोस का निर्माण करना, हार्मोन स्त्रावण करना, पदार्थों का संचय एवं स्थानांतरण करना। आपका अगला क्या है? कोशिका भित्ति सेल वॉल। इसकी खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। इसका जो मुख्यतः काम है वो क्या काम है? कैल्शियम व मैग्नीशियम पैकेट की बनी मध्य पटलिका कोशिकाओं के बीच सीमेंट का कार्य करती है। और दोस्तों ये मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। आपका अगला कोशिकांग क्या है? अगला कोशिकांग है जीवद्रव्य। जीवद्रव्य की खोज किसने की? पुरकिंजे ने की। इसका क्या कार्य है? जीवन की भौतिक आधारशिला बनाती है। ठीक है। आपका अगला कोशिकांग क्या है? कोशिका झिल्ली का त्वरक मोज़ेक मॉडल। दोस्तों जो इसकी खोज की थी वो की थी सिंगर एवं निकोलसन ने। इसका क्या काम होता है? आकृति प्रदान करना व पदार्थों का आदान प्रदान करना। क्वांटोसोम, इसकी खोज किसने की? पार्क एवं पोन ने की। और इसका जो काम है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण की ये यूनिट है। राइबोसोम, जिसकी खोज किसने की थी? पैलेट ने की थी। प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका काम है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों हो सकता है इसके खोजकर्ता का नाम भी पूछा जाए। दोस्तों याद रखना जो राइबोसोम है उसकी खोजकर्ता आपके पैलेट हैं। आपका अगला कोशिकांग क्या है? अगला कोशिकांग है तारककाय। तारककाय की जो खोज की है वो डी बोवेरी ने की है। इसका जो काम है कोशिका विभाजन के समय एस्टर किरणों का विकास करना। लाइसोसोम, जिसका खोज किसने की है? डी डुबे ने की है। और जो लाइसोसोम कोशिकांग है इसका काम क्या है? बाह्य कोशिकाएं पदार्थों का आंतर कोशिकाओं पदार्थों का पाचन करना। और इसे आत्महत्या की वे थैली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या या आत्मघाती थैली। ठीक है। पेरोक्सीसोम, इसकी खोज किसने की थी? टॉलबर्ट ने की थी। और इसका काम क्या है? प्रकाश श्वसन में। अगला कोशिकांग क्या है? सूक्ष्म नलिकाएं। इसकी खोज किसने की थी? डी रॉबर्टिस ने की थी। और इसका काम क्या है? सीलिया, कशाभिका, तारकम कोशिका में। ठीक है। और कंकाल का निर्माण करना। केंद्रक, केंद्र की खोज किसने की? इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट बॉयन द्वारा की गई थी। और इसका काम क्या है? कोशिका का नियंत्रण करना। ठीक है। आपका कोशिकांग है वो है केंद्रिका। इसकी खोज किसने की थी? फोटाना ने की थी। और इसका जो मेनली काम है वो है आरएनए तथा राइबोसोम का संश्लेषण करना। आपका अगला कोशिकांग क्या है? अगला कोशिकांग है गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज किसने की? वाल्डेर ने की। इसका जो मेनली काम है जननिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना। अगला कोशिकांग है हरित लवक। इसका क्या काम होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। और इसकी खोज किसने की थी? हैकेल ने की थी। माइटोकांड्रिया, जिसकी खोज कॉल्कर ने की। इसका कार्य क्या है? कोशिका श्वसन द्वारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करना। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसका कार्य क्या है। हो सकता है पूछ सकता है कि खोज करते कौन है, तो कॉल्कर हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं शाखा और जनक। ठीक है। इनसे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों जैसे आपका है जीव विज्ञान शाखा, इसके जनक कौन है? आपके अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस हैं। जंतु विज्ञान के अरस्तु हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर हैं। अनुवांशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। पादप शारीरिकी के एन ग्रीव हैं। चिकित्सा शास्त्र के आपके हिपोक्रेट्स हैं। कवक विज्ञान के आपके माइकेली हैं। जीवाणु विज्ञान के लियोन हैक हैं। सूक्ष्म जैविकी के लुई पास्चर हैं। और आधुनिक भ्रूण के वॉन बेयर हैं। ठीक है दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के कौन जनक है? इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। और वनस्पति विज्ञान के कौन जनक है? इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज। तो दोस्तों आपका जो पहला एमसीक्यूज है वो क्या है? आपका कोशिका की अर्धतरल भरी हुई संरचना को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म,
कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली। तो दोस्तों जो आपकी साइटोप्लाज्म होती है वो आपकी अर्धतल भरी हुई संरचना होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अब दोस्तों साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों जो आपके साइटोप्लाज्म में इसका अर्थ होता है अर्धतरल पदार्थ जिसमें कोशिकीय अंगाणु होते हैं या कोशिका के अंदर भरा हुआ होता है और कोशिका के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों जो ये आपको दिखाया जा रहा है, ये स्पेस में जो पार्ट है ये क्या आपका साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग में आनुवंशिकी सामग्री स्थित होती है? लाइसोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो दोस्तों जो आपकी आनुवंशिक सामग्री होती है वो न्यूक्लियस में स्थित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों यहाँ पे आपका दिखाया गया न्यूक्लियस, ये आपका रहा न्यूक्लियस। ठीक है, और ये आपका क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये आपके पोर हैं, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे ये जो दिखाया गया ये क्या है? आपका क्रोमेटिन मटेरियल है, और यहाँ पे ये क्या दिखाया गया? न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, अब दोस्तों जो आपका न्यूक्लियस होता है इसका काम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लो। तो दोस्तों जो न्यूक्लियस है वो डीएनए में होता है जो आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है और ये कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? पौधों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड, सेल्यूलोज या कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों जो पौधे होते हैं उसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम थोड़ा सेल्यूलोज के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जो पौधों की कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है या कोशिका को संरचना और मजबूती प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, जो सेलुलोज है वो क्या करती है? कोशिका को संरचना, उसको स्ट्रक्चर और इसको स्ट्रेंथ प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कोशिका के किस अंग को प्रोटीन निर्माण केंद्र कहा जाता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो जो आपका राइबोसोम होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन का निर्माण केंद्र कहते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। किसका? सेल का। ठीक है, अब थोड़ा राइबोसोम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों राइबोसोम का जो मेनली काम होता है उसका क्या काम होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, और इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन निर्माण कारखाना के नाम से भी जानते हैं। किसको? राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है? कोशिका का विभाजन, ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण, अच्छी पदार्थों का निपटान। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में ही सभी कोशिकांग, उनकी खोजकर्ता और उनके कार्य बताए थे। तब मैंने क्या बताया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य वो बताया था आपका प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। यह कोशिका के अंदर अन्य भागों में पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? कोशिका झिल्ली किस प्रक्रिया द्वारा चयनित अणुओं को गुजरने देती है? विसरण, सक्रिय परिवहन, परागशरण या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो आपकी कोशिका झिल्ली है किस प्रक्रिया द्वारा चयनित अणुओं को गुजरने देती है? विसरण द्वारा भी, सक्रिय परिवहन द्वारा भी और प्रसारण द्वारा भी। तो इसका राइट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन 4। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आपकी जो कोशिका झिल्ली है वो चयनात्मक पारगम्यता दिखाती है या विसरण, सक्रिय परिवहन और परागशरण जैसी प्रक्रियाओं से पदार्थों का आदान प्रदान करती है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कोशिका में डीएनए और आरएनए का संश्लेषण कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या राइबोसोम। तो दोस्तों जो आपका कोशिका में जो डीएनए और आरएनए का संश्लेषण होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका डीएनए और आरएनए इसका संश्लेषण न्यूक्लियस में होता है ये बता ही दिया था। और दोस्तों जो न्यूक्लियस है वह कोशिका का आनुवंशिक केंद्र है। तो पूछा जा सकता है कि कोशिका का आनुवंशिक केंद्र क्या है? तो वो आपका होता है न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पौधों में जल का संचयन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों जो पौधे में देखो आपका जल का होता है और इसमें खनिज पदार्थों का होता है। तो दोस्तों जो जल का होता है तो ज से याद कर सकते हैं आपका जाइलम जो जल का संचार करता है। ठीक है, जाइलम। और दोस्तों जो आपका खनिज पदार्थ है तो पदार्थ से पास से आपका हो जाता है फ्लोएम। तो दोस्तों अगर खनिज पदार्थ पूछे तो उसके लिए जो आपका उत्तर जिम्मेदार है वो फ्लोएम है। अगर जल का संचरण पूछे पौधों में तो उसके लिए जो उत्तर जिम्मेदार है वो जाइलम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जाने से पहले यहाँ थोड़ा जान लो, जाइलम पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करता है, ठीक है? या जैसे पत्तियों तक जल का संचार करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिकाओं में ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है? प्रोटीन, ग्लूकोज, एटीपी या डीएनए? तो दोस्तों जो कोशिकाएं होती है उसमें जो ऊर्जा का संग्रहण होता है वो होता है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है? इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है कई बार, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले तो एटीपी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों एटीपी जिसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है? इसके रूप में क्या करता है? ऊर्जा को संग्रहित करता है। एटीपी ऊर्जा प्रदान करता है जिससे कोशिका के अंदर विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का कौन सा अंग कोशिका विभाजन में मदद करता है? सेंट्रियोल, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम? तो दोस्तों जो कोशिका विभाजन में मदद करने वाला जो कोशिकांग है वो आपका क्या है? सेंट्रियोल, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। थोड़ा सेंट्रियोल के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सेंट्रियोल क्या है? स्पिंडल तंतु से बनाने में मदद करता है। क्या करता है? जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो जो स्पिंडल तंतु होते हैं उनको फॉर्मेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। ये कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों के विभाजन को नियंत्रित करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के किस अंग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, न्यूक्लियस में होती है, राइबोसोम में होती है या लाइसोसोम में होती है? तो दोस्तों जो आपके रिस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है वो आपकी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है दोस्तों? तो जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कोशिका के जो कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें होती है। यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है, ये आपकी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, यहाँ आप अच्छे से देख लेना, ठीक है? और थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें कोशिकीय श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं, यह एटीपी का उत्पादन करता है जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? कौन सा पदार्थ कोशिका की संरचना को बनाए रखने में मदद करता है? ग्लूकोज, डीएनए, साइटोस्केलेटन या आरएनए? तो दोस्तों आपको पता होगा स्केलेटन मतलब क्या होता है? ढांचा होता है। अब थोड़ा यहाँ से तुम क्या गेस कर सकते हो कि कोशिका की संरचना को बनाना है, मतलब उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, तो थोड़ा स्केलेटन रिलेट कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है आपका साइटोस्केलेटन, जो आपकी कोशिका की संरचना को बनाए रखता है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका साइटोस्केलेटन है ये कोशिका को आंतरिक संरचना और सहारा प्रदान करता है, या कोशिका के आकार और गतिशीलता को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? इसका विभाजन के कौन से चरणों में गुणसूत्र विभाजित होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज? तो दोस्तों जो आपके गुणसूत्र होते हैं वो आपके एनाफेज में क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। दोस्तों थोड़ा एनाफेज के बारे में जान लेते हैं। तो एनाफेज में गुणसूत्र विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं, या कोशिका विभाजन का थर्ड स्टेप होता है, ठीक है? जो आपका एनाफेज है ये आपका थर्ड स्टेप होता है कोशिका विभाजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अंगारू कोशिका के अवशिष्ट पदार्थों का निपटान करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या क्लोरोप्लास्ट? तो दोस्तों आपका जो लाइसोसोम है वो अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। थोड़ा लाइसोसोम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जो लाइसोसोम है वो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है, या पाचक एंजाइमों से भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक झिल्ली किस चरण में टूटती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज? तो दोस्तों जो आपकी केंद्रक झिल्ली है वो प्रोफेज में टूटती है, और जो दोस्तों गुणसूत्र कब विभाजित होता था वो आपका होता था एनाफेज, और एनाफेज का होता था आपका थर्ड स्टेप होता था। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया? केंद्रक झिल्ली किस चरण में टूटती है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूछा क्या जा रहा है। तो दोस्तों जो आपका केंद्रक झिल्ली है वो प्रोफेज में टूट जाती है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। थोड़ा प्रोफेज के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली टूट जाती है, या कोशिका का विभाजन का जो होता है पहला स्टेप होता है। तो आपको पहला स्टेप पता होगा प्रोफेज, और आपका जो थर्ड स्टेप होता है वो क्या होता है? एनाफेज, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? न्यूक्लियस किसके द्वारा घिरा होता है? कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर झिल्ली या कोशिका भित्ति? तो दोस्तों जो आपका न्यूक्लियस होता है वो आपकी न्यूक्लियर झिल्ली से घिरा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। थोड़ा न्यूक्लियर झिल्ली के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस झिल्ली से घिरा होता है। यह झिल्ली न्यूक्लियस के अंदर और बाहर के पदार्थों का विनिमय या नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? जीवों के वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, कार्ल लिनियस, ग्रेगर मेंडल या रॉबर्ट हुक?
तो दोस्तों जो आपके कार्लिनियस हैं इन्हें क्या कहते हैं, जीवों के वर्गीकरण के जनक कहलाए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है। दोस्तों अगले प्रश्न पे जाने से पहले थोड़ा कार्लिनियस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जो कार्लिनियस हैं उन्होंने द्विपद नामकरण पद्धति का विकास किया। उन्होंने जीवों को वर्गीकृत करने के लिए वैज्ञानिक आधार दिए। ठीक है, आपका अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, रीढ़ की हड्डी, उर की हड्डी, हाथ की हड्डी या कलाई की हड्डी। दोस्तों उर की हड्डी जिसे जांघ की हड्डी कहते हैं सबसे लंबी हड्डी है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो उर की हड्डी जिसे फीमर कहते हैं सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है या जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में कौन सा अंग प्रमुख भूमिका निभाता है। या क्वेश्चन का आंसर लगभग 100% बच्चे दे सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं। हृदय, यकृत, फेफड़े या गुर्दे। तो दोस्तों कौन सा अंग जो आपका श्वसन प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाता है, वो है आपका फेफड़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले तो फेफड़ों के बारे में जान लेते हैं। फेफड़ों के वर्क क्या हैं। ठीक है, तो फेफड़े ऑक्सीजन को शरीर में प्रवेश कराते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, श्वेत रक्त कणिका, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स। तो दोस्तों अब रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कराना है तो किसके द्वारा होता है, आपका हीमोग्लोबिन द्वारा। अच्छा आपसे पूछा जाए जो श्वेत कणिका है इनका जो लाइफ ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों इनका होता है आपका 5 से 18 दिन, जबकि प्लेटलेट्स होती हैं इनका होता है आपका 3 से 5 दिन। और जो आपके रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स होते हैं, जो लाल रक्त कणिका होती है, इनका कितना ड्यूरेशन होता है, इनका होता है 20 से 120 दिन। इनसे प्रश्न पूछेंगे, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। थोड़ा हीमोग्लोबिन के बारे में जान लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है या ऑक्सीजन को बांधकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न, मनुष्यों में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23, 46, 64 या 21। तो दोस्तों आपको पता होगा 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े का मतलब कितना हो गया आपके 46। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले आप जान लो कि मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होते हैं या इन्हें आप 23 जोड़े होते हैं ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसमें एक जोड़ा लैंगिक गुणसूत्र का होता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है सबसे छोटी हड्डी वाला अंग कौन सा है, कान, नाक, रीढ़, उंगली। तो दोस्तों आपकी जो कान की हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, अब कान में कौन सी हड्डी पाई जाती है जो सबसे छोटी होती है, तो उसका नाम है स्टिपीज। ठीक है, या मध्य कर्ण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, त्वचा किसके द्वारा हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, मेलानिन, केरोटीन, कोलेजन या केराटिन। तो दोस्तों आपका जो मेलानिन है इसके द्वारा जो आपकी त्वचा है हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं इनसे आपकी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। तो हम मेलानिन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मेलानिन एक रंजक है जो त्वचा को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है या त्वचा के रंग को भी नियंत्रित करता है। तो दोस्तों जैसे कि कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं, इसमें कौन रोल अदा करता है, वो करता है आपका मेलानिन। ठीक है, मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है, हृदय, मस्तिष्क, त्वचा या यकृत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो त्वचा है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा त्वचा के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जो त्वचा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, यह शरीर के सभी बाहरी हिस्सों को कवर करता है। और दोस्तों अगर पूछा जो त्वचा है उसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी है, तो होती है आपकी 2 mm। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है, हार्मोन इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है, यकृत, गुर्दे, अग्नाशय या तिल्ली। तो जो आपका इंसुलिन हार्मोन है वो आपका अग्नाशय से, पैनक्रियास से क्या होता है, स्रावित होता है। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। तो इसके बारे में और क्या बताया गया है, इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन से या रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है, रक्त शुद्धिकरण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, हृदय, यकृत, फेफड़े या गुर्दे। तो दोस्तों आपको पता होगा जो किडनी है वो आपके रक्त शुद्धिकरण के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। तो गुर्दे रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, छानते हैं या मूत्र के रूप में अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, स्फिग्मो, मैनोमीटर या थर्मामीटर। तो दोस्तों जो आपका थर्मामीटर है वो आपका टेम्परेचर के लिए, बैरोमीटर है वो आपका प्रेशर के लिए,
और जो हाइड्रोमीटर है वो वाटर क्वांटिटी के मापने के लिए, जो आपका स्पिग्मोमेनोमीटर है इसका यूज किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। तो दोस्तों जो आपका स्पिग्मोमेनोमीटर है इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो दोस्तों स्पिग्मोमेनोमीटर है इसके द्वारा रक्तचाप मापा जाता है और दोस्तों यह सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव को भी मापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियां हैं? 10, 12, 24 या 20? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में 24 पसलियां हैं। दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। आपका हमारा इंडियन फ्लैग है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? तो तीलियां और पसलियां थोड़ा रिलेट कर रहा है और दोनों कितनी होती हैं? 24 होती हैं। इस प्रकार थोड़ा याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जाने से पहले, मनुष्य के शरीर में कुल 24 पसलियां होती हैं, इन्हें 12 जोड़ों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार कौन सा सिद्धांत लागू होता है? प्राकृतिक चयन का, जैविक चयन का, कृत्रिम चयन का या प्राकृतिक अनुकूलन का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चयन का। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो डार्विन ने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को प्रस्तावित किया। यह कहता है कि केवल सबसे अनुकूलन जीव ही जीवित रहते हैं और विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? प्यूस ग्लैंड, अग्नाशय, थायराइड या अधिवृक्क ग्लैंड? तो दोस्तों जो आपकी थायराइड ग्लैंड है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जो थायराइड ग्लैंड है ये आपकी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह थायराइड हार्मोन्स का उत्पादन करती है जो शरीर में ऊर्जा को नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के सिद्धांत का जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, कार्ल लिनियस या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? आपके जो ग्रेगर मेंडल है वो आनुवांशिकता के सिद्धांत के जनक हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों इन्होंने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन। किसकी? पेनिसिलिन। ठीक है, इसको याद रखना, ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न जाने से पहले ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यह भी पूछा गया है किस पौधे पे इन्होंने अपना आनुवंशिकता का जो प्रयोग किया था किस पौधे पे किया था? तो वो मटर पे। और दोस्तों जो मटर है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पाइसम सटाविम। ठीक है, पाइसम सटाविम। उन्हें आनुवंशिकता के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसको? ग्रेगर मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने प्रकार के दंत होते हैं? 4, 2, 5, 3? तो दोस्तों आपके कितने होते हैं? आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? आपका कटर होता है, और आपका क्या होता है? रजनक होता है, और आपका क्या होता है? अग्र चवर्णक होता है, और आपका पश्च चवर्णक होता है। अग्र और पश्च चवर्णक। ठीक है, ये आपके 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये लिख भी दिए गए हैं। और इनका यूज क्या होता है? जो कटर होता है उसका काम काटने के लिए, रजनक का फाड़ने के लिए, और अग्रचवर्णक और पश्चवर्णक का जो काम होता है वो चबाने में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, रुधिर में स्वेत रक्त कणिका का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, पोषण का परिवहन करना या अच्छे पदार्थों का निकालना? तो दोस्तों जो व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स हैं इनका जो मेनली काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। और दोस्तों इसका क्या काम होता है? यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्वेत रक्त कणिकाएं रोगों से लड़ने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है? उत्तक, कोशिका, अंग या डीएनए को? तो दोस्तों जो जीवन की मूलभूत इकाई वो है आपकी कोशिका। दोस्तों कोशिका के बारे में जान लो। तो कोशिका है वो जीवन की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? यकृत, फेफड़े, अग्नाशय या मस्तिष्क? तो दोस्तों अभी आपने कुछ प्रश्न पहले ही देखा था कि जो इंसुलिन है ये कहाँ से स्रावित होता है? जो इंसुलिन हार्मोन है ये आपका अग्नाशय से स्रावित होता है। और इंसुलिन क्या करता था? रक्त स्राव को नियंत्रित करता था। तो अब कौन सा अंग हो जाएगा जो जो रक्त शर्करा है उसको नियंत्रित करेगा? वो हो जाएगा आपका अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा अग्नाशय के बारे में जान लेते हैं। तो अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करता है या हार्मोन रक्त शर्करा को मेंटेन रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।